नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक भाई ने अपने दो बड़े भाइयों की हत्या कर दी, महज इसलिए कि उसके दोनों बड़े भाइयों ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या के लिए सुपारी दी और फिर बड़ी ही बेरहमी से दोनों बड़े भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। बताएंगे पूरा मामला। वहीं नालंदा में दिन दहाड़े एक मुखिया को गोली मार दी गई। इस वारदात के बाद वहां हंगामा भी हुआ, तो जमशेदपुर से भी गोलीबारी की खबर सामने आई है, वो भी कोर्ट परिसर में। जी हां, अपराधियों ने कोर्ट परिसर में गोलीबारी कर बाहुबली उपेंद्र सिंह की हत्या कर दी। इस हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुनाह की और भी खबरें आपके सामने होंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर। लगता है कि जैसे बिहार में अपराधियों का ही बोलबाला है और जनप्रतिनिधि भी उनके निशाने पर हैं। इस बार अपराधियों ने एक मुखिया को अपना निशाना बनाया है। नालंदा के नूरसराय में एक मुखिया और उसके साथ मौजूद शख्स को गोली मार दी गई। जिस मुखिया की हत्या हुई वो मीरपुर पंचायत के मुखिया थे। अपराधियों ने मुखिया की गाड़ी को घेर लिया और फिर जमकर गोलीबारी की। मुखिया की तो मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा भी किया। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। जिले के नूरसराय थाना इलाके में अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की। अपराधियों के निशाने पर मीरपुर पंचायत के मुखिया शिवेंद्र प्रसाद और उनके चचेरे भाई थे। जानकारी के मुताबिक मुखिया शिवेंद्र बोलेरो गाड़ी से अपने गांव बेलसर जा रहे थे। शिवेंद्र के साथ गाड़ी में उनके चचेरे भाई अशोक कुमार भी थे। इधर अपराधी पहले से घात लगाए बैठे थे। अपराधियों ने मुखिया शिवेंद्र की गाड़ी को पहले रुकवाया और फिर गाड़ी के रुकते ही दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में मुखिया शिवेंद्र सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके भाई अशोक की मौत इलाज के दौरान हो गई। अरे हम लोग पंचायत के जितना प्रखंड है उसका मेन अध्यक्ष शिवेंद्र जी थे। हम लोग बनाए थे उनके मान सम्मान से। क्या हुआ इनके साथ गोली किसी व्यक्ति ने मार दिया। अपराधियों की गोलीबारी में गाड़ी का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर गुस्साए लोगों ने नूरसराय रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क को जाम कर दिया। बिहार शरीफ पटना मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही थम गई। लोगों का गुस्सा चरम पर था। सरकार काम कर रही है, सरकार पर यहाँ पर कोई बात नहीं। सरकार मेरी अच्छी सरकार है और हमको उम्मीद है कि सरकार निष्पक्ष जांच करेगी और जो अपराधी है हम लोग डिटेक्ट किए हुए हैं तो निश्चित रूप से पहचान में आएगा, उसकी गिरफ्तारी होगी और फिर जो कानूनी जो कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात ने इलाके के जनप्रतिनिधियों को भी सख्ते में डाल दिया। पूर्व विधायक रहे इंजीनियर सुनील ने इस वारदात को जनप्रतिनिधियों की हिम्मत को तोड़ने वाला बताया। उन्होंने इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। हम समझते हैं कि इसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आम नागरिक हैं, उनको इस सवाल यहाँ के प्रशासन से मांगना चाहिए और इसके विरुद्ध में आवाज उठाना चाहिए। जंगल पाट राज 2 का ये आगमन ही नहीं, समझिए कि एक तरह से विचरण है। इस हत्याकांड ने पुलिस महकमे को भी सख्ती मिला दिया है। आनंद फानन में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। डीआईजी भी घटनास्थल पर पहुंचे। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। पंचायत के मुखिया शिवेंद्र जी की हत्या कर दी गई है। आज दिन में उनके चचेरे भाई अशोक प्रसाद की मृत्यु हो गई। अभी तक हमलावर अज्ञात पाए गए हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। छानबीन और छापेमारी चल रही है। लगातार सभी बिंदुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। भले ही पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस हत्याकांड ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दीपक विश्वकर्मा, वी मीडिया, नालंदा। और अब बात जमशेदपुर कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग की। चाहे बिहार हो या झारखंड, अपराधियों के हौसले दोनों ही जगह बढ़े हुए हैं। नालंदा की खबर तो आपने देख ली, अब आपको हम जमशेदपुर की खबर दिखाते हैं। यहां कोर्ट परिसर में अपराधियों ने गोलीबारी कर उपेंद्र सिंह की हत्या कर दी। उपेंद्र सिंह ट्रांसपोर्टर थे और वो इलाके के बाहुबली भी माने जाते थे। इस हत्या ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
जमशेदपुर कोर्ट परिसर में एक बार फिर अपराधियों की धमक दिखाई दी। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में अपराधियों ने गोलीबारी कर सभी को सख्ते में डाल दिया। अपराधियों के निशाने पर ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह थे। उपेंद्र सिंह को 4 गोलियां लगी और फिर इलाज के दौरान उपेंद्र सिंह ने टाटा मेन हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। फायरिंग कर रहे 3 अपराधी वकीलों के हाथ लग गए, जिनकी जमकर पिटाई भी की गई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल भी हुआ है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिस अपराधी को पब्लिक ने जमकर पीटा, उसका इलाज टाटा मेन हॉस्पिटल में चल रहा है। पकड़े गए अपराधी का नाम विनोद सिंह बताया जा रहा है। वो गोलमुरी का रहने वाला है। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक रिवॉल्वर, 2 9mm पिस्टल बरामद की है। अपराधियों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब उपेंद्र सिंह वकील CS राव के चैम्बर में बैठे हुए थे। अपराधी वहां पहुंचे और सीधे गोली चलानी शुरू कर दी। मृतक उपेंद्र सिंह राम सकल यादव हत्याकांड के आरोपी भी थे। उपेंद्र सिंह का आपराधिक इतिहास भी रहा है। जिला प्रशासन उपेंद्र सिंह को तड़ीपार भी घोषित कर चुका है। सूत्रों की माने तो यह हत्याकांड आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। उपेंद्र सिंह और अखिलेश सिंह के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है और उम्मीद है कि ये गोलीबारी भी उसी का नतीजा है। मुकेश कुमार मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। जिस जगह वकीलों की जीरा सुनने को मिलती है, वहां गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिले तो मन में सवाल उठने लगते हैं। सुरक्षा पर, वारदात पर और वारदात के पीछे की मंशा पर। जमशेदपुर कोर्ट में उपेंद्र सिंह पर गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतारने की घटना ने भी कई सवालों को जन्म दिया है और हत्या को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि उपेंद्र सिंह कौन था और उसका इतिहास क्या रहा है। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी में उपेंद्र सिंह की मौत हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये गोलीबारी गैंगवार का नतीजा है। सबसे पहले हम आपको उपेंद्र सिंह के बारे में बताते हैं। कौन था उपेंद्र सिंह? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह बाहुबली माना जाता था। याराना ग्रुप का मालिक था उपेंद्र सिंह। राम सकल देव हत्याकांड मामले में होनी थी सुनवाई। उपेंद्र सिंह और अखिलेश सिंह के बीच थी पुरानी रंजिश। अखिलेश सिंह भी है कुख्यात अपराधी। 2014 में कोर्ट परिसर में अखिलेश सिंह पर हमला हुआ था। हमले का आरोप उपेंद्र सिंह पर लगा था। हमले में अखिलेश सिंह बाल बाल बच गया था। आज जो क्लाइंट पे यहाँ पे गोली चलाया गया और उसमें भी जो मारने वाले को पकड़ने भी तो वकील ने लोग पकड़ा, गेट वगैरह बंद कर दिया गया और यहाँ इतने पुलिस के रहते हुए भी एक पुलिस के आदमी सामने नहीं है। हम इससे बहुत चिंतित है, दुखी है और इस तरह की व्यवस्था रहेगा तो शायद हम लोगों के लिए काम करना मुश्किल है। पुलिस उपेंद्र सिंह की हत्या को भी गैंगवार से जोड़कर देख रही है। आपको ये भी बता दें कि उपेंद्र सिंह पिछला विधानसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर पश्चिम जमशेदपुर से लड़ चुका था। याराना बार भी उपेंद्र सिंह का ही है। कहा जाता है कि पहले अखिलेश सिंह के गैंग ने याराना के अंदर घुसकर उपेंद्र सिंह पर धावा बोला था। बस स्टैंड और ठेकेदारी को लेकर दोनों के बीच काफी समय से दुश्मनी चल रही थी, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने उपेंद्र सिंह को कोर्ट परिसर में मारा, उससे कोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। झारखंड के सिमडेगा में मंगलवार की रात पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि उग्रवादी भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस के हाथ उग्रवादियों की 2 सुपर बाइक लगी। ये बाइक
काफी उन्नत किस्म की है जो काफी तेज रफ्तार से चलाई जा सकती है। 2 सुपर बाइक बरामद होने से यह भी साफ हो गया कि उग्रवादी इन बाइकों के सहारे ही पुलिस को चकमा देने में कामयाब होते हैं। खबरों के मुताबिक बीती रात की मुठभेड़ में पीएलएफआई सुप्रीमो यानी कि दिनेश गोप को भी गोली लगने की खबर है। ऐसी ही सुपर बाइक्स का इस्तेमाल उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के लोग करते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, जब उग्रवादी इन बाइक के सहारे जंगलों में मूवमेंट करेंगे तो वो पुलिस के हाथ कैसे लगेंगे। ऐसी ही सुपर बाइक्स पुलिस के हाथ लगी हैं, जो उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का दस्ता इस्तेमाल करता था। सिमडेगा में पुलिस और पीएलएफआई के बीच मुठभेड़ हुई। जिसके बाद पुलिस ने ऐसी ही 2 सुपर बाइक्स जब्त की है। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का सरगना दिनेश गोप है और पुलिस के लिए दिनेश गोप एक बड़ी चुनौती बना है। सिमडेगा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दिनेश गोप अपने साथियों के साथ पांगुर होते हुए टाटी की तरफ जाने वाला है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम तैयार की गई। टीम में गिरदा थाना, महाबुआंग थाना की पुलिस शामिल थी। बितुंका स्कूल के पास 2 बाइक सवार आते दिखाई दिए। दोनों बाइक पर 5 लोग सवार थे। पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी रोकी। पुलिस को रुकता देख बाइक सवार भी रुक गए। पुलिस को गाड़ी से उतरता देख बाइक सवार पुलिस पुलिस चिल्लाने लगे। बाइक सवार फायर करने के लिए अपने साथियों से कहने लगा। पुलिस पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। करीब 1 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। फायरिंग के दौरान लीडर चिल्ला रहा था, हम पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप हैं। तुम सभी पुलिस वाले घिर गए हो, हथियार डाल दो। मामले की जानकारी मिलते ही जिले के एसपी और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के लोग वहां से फरार हो चुके थे। उग्रवादियों के पास से 36 इंसास की गोलियां, इंसास के 10 खोखे, AK-47 का 3 खोखा, 10 मोबाइल चार्जर, रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक और हीरो करिश्मा बाइक बरामद हुई। 3 दिनों के अंदर में ये दूसरी मुठभेड़ है बानो क्षेत्र में। पुलिस सतत इस क्षेत्र में छापामारी कर रही है और सतत दिनेश गोप की खोज कर रही है। अब लोगों से आह्वान है कि वो जरूर खबर हम लोगों को दें, पुलिस तक खबर पहुंचाएं। दिनेश गोप पर 25 लाख रुपया इनाम है। उग्रवादियों के पास जो बाइक बरामद की गई है वो काफी बेहतर बाइक मानी जाती है। ये हाई स्पीड की बाइक है और उग्रवादियों के लिए ये काफी मददगार साबित होगी। पुलिस को यह भी शक है कि पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप को गोली लग चुकी है और वो घायल है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि उसका इलाज कहां किया जा रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ये पुलिस की निगाह में, सरकार की निगाह में एक घोषित फरार उग्रवादी है। इसकी जो भी सूचना देगी, जिंदा या मुर्दा पकड़वाने में जो भी मदद करेगा, इनाम की राशि निश्चित रूप से उसको दी जाएगी। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वो दिनेश गोप के बारे में जानकारी दे। इतना ही नहीं, पुलिस ने दिनेश गोप की टीम में शामिल लोगों से भी अपील की है कि वो उसका साथ छोड़ दें। सभी लोगों को एसपी के सिमडेगा की तरफ से अपील है कि सूचना दें। जागे पर भी इनाम है, राधे पर भी इनाम है। जो भी इनके साथ संतोष यादव, कारगिल, मार्टिन, पोत्रो, इन सबों पर इनाम की राशि, गुड्डू गोप, सभी पर इनाम की राशि घोषित की गई।
पुलिस अगर दिनेश गोप का पता लगाने में कामयाब हो जाती है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। अब देखना है कि पुलिस के दावे में कितना दम है। श्रीरामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब राजधानी पटना में दो भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस वारदात के बाद से ही हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगी थी, लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ तो जो सच्चाई सामने आई उस सच्चाई ने रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों की हत्या उसके ही छोटे भाई ने करवाई थी। आखिर क्यों छोटा भाई ही बन गया अपने बड़े भाइयों के खून का प्यासा? देखिए रिपोर्ट। तारीख 25 नवंबर 2016, जगह गांधी मैदान पटना। जमाल रोड इलाके में डबल मर्डर की खबर मिलते ही राजधानी पटना में सनसनी फैल गई। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। राजधानी में डबल मर्डर की पहेली। अभिषेक और सागर 2 भाई बिजनेस करते थे। दोनों भाइयों ने जमाल रोड में अपना दफ्तर बना रखा था। दोनों भाई ऑनलाइन बिजनेस का काम करते थे। 2 दिनों से दोनों भाई घर नहीं पहुंचे थे। दोनों का मोबाइल भी स्विच ऑफ था। घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों की तलाश शुरू कर दी। दोनों का मोबाइल अलग अलग लोकेशन बता रहा था। पुलिस अभिषेक और सागर की तलाश में उनके दफ्तर जमाल रोड पहुंची। वहां बाहर से ताला बंद। इसके बाद पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजे को तोड़ते ही पुलिस को दफ्तर के अंदर से दोनों भाइयों के शव मिले। दोनों शव बुरी हालत में थे। शरीर पर चाकुओं से गोदे जाने के निशान भी थे। पुलिस को अंदाजा हो गया कि 4-5 लोगों ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। 5 व्यक्ति मिलकर इसको हत्या किया जाना प्रतीत होता है। तेज हथियार और गर्दन कस के मारा गया है। और ये लोग ऑनलाइन बिजनेस बैटरी का करता था। छोटा मोटा व्यापारी थे, बहुत छोटा व्यापारी थे। ये देहात के रहने वाले हैं। इस कॉम्प्लेक्स में लोग किराए पर लेकर एक रूम लेकर रहता था। दोनों भाई किराए के मकान में अपना ऑफिस खोलकर बिजनेस कर रहे थे। जब दोनों भाइयों के बारे में मकान मालिक से पूछा गया तो उन्होंने भी उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बताया। उनका कहना था कि दोनों भाई अच्छे थे और उनके ऊपर शक करने की कोई वजह भी नहीं थी। हाँ, तो ऊपर में जाते थे। कितने सालों से रेंटर थे? 2014, 2014। क्या काम करते थे? वही मोबाइल का। क्या कुछ लोग आते जाते कुछ लगता था कि झगड़ा न होता नहीं, वो जाके पहुंच जाते थे। कोडिया में लगा दिया। किस तरह का लड़की से? किस तरह का लड़की से? किस तरह का लड़की से मतलब होता है ना, सीधा साधा या लफंगा टाइप? सीधा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि इस हत्याकांड को सागर और अभिषेक के छोटे भाई ने ही अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों की हत्या उसके ही छोटे भाई अमित कुमार और भोलू ने करवाई। हत्या हथौड़ी से मारकर की गई थी और फिर उसके बाद शव के टुकड़े कर उसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया। पुलिस के मुताबिक हत्यारे भाई ने पहले सागर की हत्या की और फिर अगले दिन अभिषेक के आने पर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि विनायक होटल के पीछे कुमार कॉम्प्लेक्स में एक कमरे में 2 भाइयों की लाश मिली है, जिनको बुरी तरह से निरशस तरीके से मारा गया और उनका कूद कर हत्या कर दी गई है। बिल्कुल ब्लाइंड ये केस था। उसके बाद सिटी एसपी सेंटर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और अनुसंधान में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसके अनुसंधान के आधार पर इस कांड का खुलासा हो सका। पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारे भाई अमित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अमित ने कहा कि हत्या के एवज में 2.5 लाख रुपए हत्यारों को देने की बात थी।
दरअसल अमित का कहना है कि उसके भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसकी वजह से गुस्से में उसने हत्या की साजिश रच डाली। बोला कि मतलब चला जाए, उनको भी मारना जरूरी है, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे, तुम फंस जाओगे तो सब लोग फंस जाएंगे। तो सर उसी लिए हम लोग पूछा किए, हम दोनों भाई को मार दिए। कितना पैसा लगता है वो? सर 2.5 लाख बोला था, हम तो मतलब बोले थे कि दे देंगे। कितना पैसा दे चुके थे? पैसा नहीं दिया सर, उसी में से जो पैसा रूम पैसा मिला था सर, तो उसमें से वो 10,000 लिया है और एक आदमी 8,000 रुपये लिया है। तो याद क्यों डर? सर पहले का गुस्सा था सर। महज गुस्से में इतना बड़ा कदम उठा लेना हर किसी को हैरान कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। सिद्धार्थ कुमार, जी मीडिया, पटना। और अब एक नजर डालते हैं गुनाह की उन बड़ी खबरों पर जो सुर्खियों में रही। शुरू करते हैं गुनाह एक नजर में। मोतिहारी में ओवरटेक के विवाद में ट्रक ड्राइवर ने बस ड्राइवर को गंडक नदी में फेंक दिया। बस ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला डुमरिया घाट पुल का है, जहां ओवरटेक के विवाद में ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर में झड़प हुई, जिसमें ट्रक ड्राइवर ने बस ड्राइवर को नदी में फेंक दिया। ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। समस्तीपुर में जन वितरण प्रणाली के तहत राशन बांटने में बड़े गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। यहाँ बिचौलियों ने कई साल पहले मर चुके लोगों के नाम पर भी राशन उठाया है। वहीं गांव से बाहर रहने वाले लोगों का भी नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल यहाँ राशन बांटने के लिए कूपन दिए जाते हैं। मुखिया ने जिन बिचौलियों को ये कूपन बांटने का काम सौंपा था, उन्होंने फर्जी नाम और तस्वीर लगाकर ये फर्जीवाड़ा किया है। अब गड़बड़ी का खुलासा होने पर अनुमंडल सहायक आपूर्ति पदाधिकारी ने कार्रवाई की है। फर्जी कार्ड पर राशन देने पर रोक लगा दी गई है और पंचायत सचिव से रिपोर्ट तलब की गई है। नालंदा के लहरी थाना के गगन दीवान मोहल्ले में अपराधियों ने एक युवक को धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की कोशिश की। युवक को इलाज के लिए बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के पीछे पहले का विवाद बताया जा रहा है। दरअसल बीते 4 अक्टूबर को गगन दीवान मोहल्ले के इकबाल का शव पास के तालाब से बरामद हुआ था। इकबाल के परिजनों ने बल्लू के भाई समेत 3 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि इसका बदला लेने के लिए ही युवक की हत्या की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 3 साल के मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम रोशन अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी ओवरलोड ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक के घर में को बंधक बना लिया और जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने लोगों को समझाकर चालक को छुड़ा लिया, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के कोलांचल क्षेत्र में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर लोगों में दहशत फैला दी। नक्सलियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई जगहों पर बैनर चिपकाया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फिलहाल नक्सलियों की ओर से लगाए गए पोस्टरों को हटाने का काम शुरू कर दिया और पकड़ धकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया है। नोटबंदी के बाद माओवादियों की मौद्रिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। औरंगाबाद पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक बेनामी बैंक खातों को फ्रीज करा दिया। ये बैंक खाते नक्सलियों के हो सकते हैं। यह जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि फ्रीज कराए गए खातों के धारक ऐसे लोग हैं जिनका धरातल पर कोई पता ठिकाना नहीं है। इन खातों को फ्रीज कराने के पहले इन खाता धारकों के बैंकों में दर्ज पते का भौतिक सत्यापन कराया गया और सत्यापन में ये लोग दर्ज पते पर न ही भौतिक रूप से मौजूद पाए गए और न ही आसपास के लोगों ने इनके वहां के निवासी होने की पुष्टि की। इसी वजह से पुलिस इन बैंक खातों को नक्सलियों का खाता मान रही है। सुपौल जिले के मंडल कारा में एक विचाराधीन बंदी कलीम ने जेल में आत्महत्या कर ली। जिला प्रशासन के आलाधिकारी मामले की तफ्तीश करने में जुटे हैं। कलीम अपने सास की हत्या के मामले में विचाराधीन था। दानापुर के अनीसाबाद में एक मरीज की मौत के बाद बवाल मचा। पहले नाराज परिजनों ने यहां के अमर अस्पताल में तोड़फोड़ की। जब पुलिस ने हंगामा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया तो नाराज लोगों ने अनीसाबाद मोड़ को जाम कर दिया।
दरअसल मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मरीज के इलाज में लापरवाही की गई। जिस मरीज को साधारण बदन दर्द के लिए अस्पताल लाया गया था, उसे डेंगू निकला। क्राइम रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।